हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। उसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको पहले हम पढ़ते हैं। क्या है टॉपिक बच्चों? टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के कितने टाइप हो सकते हैं, तो एक बार देखते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन के बच्चों दो टाइप होते हैं। पहला टाइप सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूट सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब समझ गया ना आप? सॉलिड्स का होमोजेनियस मिक्सचर। ये सॉलिड सॉल्यूशन कब बनता है इस टाइप का? जब सॉल्यूशन बनाने वाले दोनों सॉलिड का साइज एक जैसा होता है। मैंने क्या बोला है? जब सॉलिड सॉल्यूशन बनाने वाले दोनों सॉलिड्स का साइज क्या होता है बच्चों? एक जैसा होता है, सेम होता है, ताकि वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों कोई भी एलॉय क्या होता है? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। लिखेंगे इसको। In this type of solution, size of solids which form solution, जो solution बनाते हैं, have almost same size, लगभग सेम साइज होता है। क्यों? so that they get completely mixed with each other, ताकि वो एक दूसरे के साथ क्या हो सके? मिक्स हो सके। इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों एलॉय। कोई भी एलॉय इस तरह के सॉल्यूशन में आता है। दूसरा टाइप है बच्चों इंटरस्टिशियल या इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इनमें क्या होता है बच्चों? जो सॉलिड मिलकर के आपस में सॉल्यूशन बनाएंगे, उनके अंदर साइज का डिफरेंस होता है। मतलब एक का साइज लार्ज होगा, दूसरे का स्मॉल होगा। जिस सॉलिड का साइज स्मॉल होता है, मतलब एक को मान ले कंपोनेंट है, जिस सॉलिड का साइज छोटा उसको एक कंपोनेंट मान लिया, वो बड़े साइज वाले सॉलिड के जो पैकिंग होती है, उस पैकिंग के बीच में जाकर के अपनी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, जगह घेर लेता है। दोबारा बोल रहा हूँ, बड़े साइज के पार्टिकल्स, कंपोनेंट्स जहाँ पे पैक होंगे सॉलिड के, उनके बीच की जगह में जाकर के छोटे साइज का सॉलिड, छोटे साइज का कंपोनेंट अपनी जगह ले लेगा और उसके साथ मिक्स हो जाएगा, और फिर जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल क्यों बोला है? इन बिटवीन स्पेस, बड़े साइज के सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड कंपोनेंट में छोटे साइज का जाके जुड़ा पार्टिकल, तब सॉल्यूशन बोला बना है, इसलिए बोला इसको इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। लिखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन size of solids forming solution are different। क्या होगा? साइज डिफरेंट होगा। वन कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब सॉलिड, एक सॉलिड इज ऑफ लार्ज साइज and another component is of small size। कंपोनेंट क्या बोला मैंने बच्चों? विच हैज लार्ज साइज, जिसका साइज क्या है? लार्ज है। ऑक्यूपाइज
इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन पैक्ड कंपोनेंट्स ऑफ, जो पैक कंपोनेंट्स हैं किसके बच्चों, लार्ज साइज के। इसका एग्जांपल हो गया, जैसे आयरन है उसका बड़ा साइज है, उसके पैकिंग यूनिट के बीच में जो स्पेस बचा उसमें जाके हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, तो इन दोनों का मिक्सचर इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। आयरन के साथ जैसे बच्चों कार्बन जुड़ गया है, बड़े साइज है छोटा साइज, ये इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर के जुड़ जाएगा। तो ये हो गए बच्चों आपके दो टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन, क्या क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसके बाद आगे बढ़ते बच्चों, अगला टॉपिक सॉल्यूशन के, सॉलिड सॉल्यूशन के टाइप के बाद ये टॉपिक है बच्चों वेपर प्रेशर। आप सबने 11th क्लास में भी इसका नाम सुना होगा बच्चों, पढ़ा होगा, है क्या, एक बार इसको एक डायग्राम से देखते हैं, समझते हैं। जैसे एक कंटेनर में मैंने लिक्विड लिया, किसी एक कंटेनर, एक वेसल में क्या किया बच्चों, लिक्विड को लिया और यहां से हीट दी इसको, और हीट से इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया हमने। साथ साथ इस कंटेनर को बच्चों क्या कर दिया, कवर कर दिया। कंटेनर लिया, लिक्विड लिया, हीट किया, इसको कवर किया। जैसे बेटा आप लिक्विड को हीट करेंगे इसके वेपर्स बनेंगे, हीट करने के बाद क्या बनेंगे, इसके वेपर्स। और लिक्विड को हम हीट करेंगे बच्चों और वेपर्स बनते जाएंगे, हीट करते रहेंगे वेपर्स बनते जाएंगे, क्योंकि ये कवर है बच्चों, कुछ वेपर्स कंडेंस होकर वापस लिक्विड फॉर्म में आएंगे और लगातार लिक्विड से वेपर बनता रहेगा। चलते हुए एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इस लिक्विड के जितने मैक्सिमम वेपर्स बनने थे वो बन गए और जितने वेपर कंडेंस होकर वापस लिक्विड के स्टेट में आने थे वो आ गए। उस कंडीशन में जितने वेपर बनने थे बन गए, जितने वापस कंडेंस होकर लिक्विड की स्टेट में आने थे आ गए। उस कंडीशन में बच्चों जो वेपर्स इस लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगे, उस कंडीशन में, जिसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री की भाषा में इक्विलिब्रियम आ गया है, उस कंडीशन में वेपर्स लिक्विड पे बच्चों जो प्रेशर लगाएंगे, उस प्रेशर का ही नाम क्या होता है, वेपर प्रेशर। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स ऑन लिक्विड इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ऐसा भी बोलते हैं कि वेपर प्रेशर कब लगता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, वेपर बनने का रेट, बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। दूसरी भाषा में उसको बोल देंगे इक्विलिब्रियम आ गया। तो लिखते हैं इसके डेफिनेशन, बोलेंगे बच्चों प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स on liquid in the condition of equilibrium is called वेपर प्रेशर। ठीक, तो कि वेपर प्रेशर लगने के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, वेपर बनने का रेट, बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी कुल मिला के हम इसी बात को बोलेंगे कि क्या आ जाएगी कंडीशन बच्चों, इक्विलिब्रियम की आ जाएगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी क्या आ गया बच्चों, यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब देखते हैं वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है बच्चों, क्योंकि लिक्विड के वेपर बन रहे हैं तो हम नेचर ऑफ लिक्विड की बात करते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, तो नेचर में आपने लाल हरा पीला गुलाबी ऐसा कुछ नहीं देखना, क्या देखना है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स। जैसे आपके पास दो लिक्विड हो, उनके वेपर प्रेशर को कंपेयर करना हो तो नेचर में क्या देखना है,
दोनों लिक्विड में किस में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, किस में ज्यादा है। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, ऐसा बोलेंगे बच्चों कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या लिखा मैंने एक लाइन में, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यानी कहने का मतलब क्या है, जिस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। जिसका फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसके वेपर कम बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। जैसे मान लो समझने के लिए दो सॉलिड है, दो लिक्विड है अपने पास, एक लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या लगा रहे हैं आपस में बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरे में जो लगने वाली फोर्स है वो वीक है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये इसके कंपेयर में वीक है। तो जिन मॉलिक्यूल्स में वीक फोर्स है उनके वेपर ज्यादा बनेंगे और वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, उनका हाई होगा। आइए बात समझ। दूसरा फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लिक्विड को हीट करोगे तो टेम्परेचर की बात करेंगे, तो हम यहां सीधे सीधे बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी किसी लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लिक्विड ज्यादा हीट होगा, उसके उतने ज्यादा वेपर बनेंगे, जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा तो उसको ज्यादा हीट मिलेगी, उसके उतने ज्यादा वेपर बनेंगे, वेपर प्रेशर उसका उतना ही हाई होगा। इस इफेक्ट को बताने के लिए एक छोटी सी इक्वेशन भी है, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज गिवन बाय कैलुसियस क्लैपिरोन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है बच्चों, क्या बताया मैंने, कैलुसियस क्लैपिरोन इक्वेशन। इक्वेशन है लॉगरिथम P2 by P1 इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो अगर सारी बातों को समझेंगे तो पहले क्या है, P1 वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T1, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T2। डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ लिक्विड। एक मोल लिक्विड के लिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब एक मोल लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T1। P2 हो गया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T2। डेल्टा एच मोलर हीट या एंथैल्पी भी बोल सकते हो ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब एक मोल लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी। और आर आपको ध्यान ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ऐसे बच्चों टेम्परेचर के इफेक्ट को हम किसी इक्वेशन से भी समझा सकते हैं। और तीसरा फैक्टर हम जोड़ सकते हैं यहां पे, एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल, या बोल सकते हैं इसको सॉलिड सोल्यूट। अगर हम किसी लिक्विड में नॉन वोलाटाइल या बच्चों सॉलिड सोल्यूट ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर पे सॉलिड के वेपर नहीं बनते, तो एक ही बात है। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया बच्चों विच डज नॉट फॉर्म वेपर्स, यानी कोई ऐसी चीज ऐड करना लिक्विड में जिसके वेपर्स ना बने, तो उसका वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट है समझते हैं। जैसे कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड ले लिया हमने,
इसके वेपर बन रहे थे। हमने क्या किया, इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ला करके ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया। ये क्या ऐड किया हमने, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब इसको समझना, देखो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के खुद के वेपर बनते नहीं, और साथ के साथ जितने जगह पे इसको रखा, जितने स्पेस में रखा, उतनी दूर के इसने लिक्विड को भी कवर कर लिया है। तो इस लिक्विड के वेपर नहीं बनेंगे, खुद के वेपर बनते नहीं, इसने लिक्विड को कवर कर लिया, लिक्विड के वेपर इसने नहीं बनने दिए। कुल मिला के लिक्विड के नंबर ऑफ वेपर्स पहले से कम हो गए जितने ओरिजिनल के बन रहे थे। तो क्योंकि लिक्विड के नंबर ऑफ वेपर्स पहले से कम हो गए, इसलिए वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, या बोलो डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे एक लाइन में कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिक्रीजेज, क्या डिक्रीज करता है बच्चों, वेपर प्रेशर। क्यों, बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म वेपर्स, ये वेपर्स नहीं बनाता। और क्या करता है, एंड ऑल्सो इट कवर्स लिक्विड, ये लिक्विड को क्या करता है, कवर करता है। इसलिए क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ वेपर्स डिक्रीज होंगे। तो ऐसा करके ये तीसरा फैक्टर है। तो हमने 3 फैक्टर पढ़ लिए जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ लिक्विड, सेकंड है बच्चों टेम्परेचर, और थर्ड पढ़ा हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो इसके साथ ही आपका वेपर प्रेशर वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। बच्चों उसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, किसी एक सोल्यूशन का आपने टोटल वेपर प्रेशर बताना है। जो किसका बना हुआ सोल्यूशन, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग पी एंड क्यू इन केस ऑफ, किसको मिक्स करके बनाया है, 2 कंपोनेंट्स को पी एंड क्यू, यानी पी एक सोल्यूट होगा, क्यू मान लो एक सॉल्वेंट होगा। क्या क्या गिवन है आपको पी और क्यू के बारे में, 1 मोल ऑफ पी एंड 2 मोल ऑफ क्यू। क्या क्या लिया है, सोल्यूशन बनाने के लिए पी का 1 मोल है और क्यू के कितने मोल्स हैं, 2। अगली बात क्या है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का जो वॉल्यूम है, पहले मोल बताया फिर क्या बताया, उनका वॉल्यूम, दोनों क्या बच्चों इक्वल है। फिर आगे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट फॉर पी इज, पी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में यानी जब वो अकेला है कितना है 100 mm है, और ऐसे क्यू का कितना है बच्चों 200 mm है, वो भी प्योर स्टेट के अंदर, प्योर स्टेट यानी अकेला। यानी क्या क्या गिवन है, पी और क्यू के नंबर ऑफ मोल्स, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, और इसके अलावा क्या गिवन है, दोनों के वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो राउल्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, कंपोनेंट पी का मोल फ्रैक्शन, पी के नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, पी का मोल 1 क्यू का कितना 2, तो क्या आ जाएगा 1/3। सेम ऐसे ही हम किसका निकालते हैं, क्यू का मोल फ्रैक्शन। तो क्यू का मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, क्यू के नंबर ऑफ मोल्स कितने 2 अपॉन में टोटल क्या आ जाएगा, दोनों का सम कर देंगे 3, 2/3। एक काम पूरा। राउल्स लॉ लगाते हैं, पी टोटल यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट पी इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, प्लस कंपोनेंट दूसरे का सम करेंगे इसमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्यू इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ये काम पूरा। वैल्यूज पुट करते हैं, पी का मोल फ्रैक्शन क्या है 1/3, ए का वेपर प्रेशर कितना है प्योर स्टेट में, मतलब जो कंपोनेंट आपका पी लिया गया उसका वेपर प्रेशर कितना है प्योर स्टेट में, यहां पे 100 पुट कर दिया। ऐसे ही क्यू का मोल फ्रैक्शन कितना है 2/3, क्यू का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट कितना है बच्चों, ये गिवन है 200 mm, टोटल सम कर देंगे 400/3। समझ आया। यहां पे हमने राउल्स लॉ लगाया, कंपोनेंट पी के लिए, कंपोनेंट क्यू के लिए, टोटल के लिए दोनों का क्या कर दिया है, सम कर दिया है। ठीक, एक काम पूरा। यहां पे हमने क्या निकाल लिया, इनका दोनों का टोटल वेपर प्रेशर मिला करके। अगली बात, मान लिया दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कितने अपने पास n है, तो इस हिसाब से p का मोल फ्रैक्शन निकाला पहले 0.3 आ गया। ऐसे q का कैसे आएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो 0.7। दूसरे स्टेप में क्या किया हमने, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स n माने हैं, पहले p का मोल फ्रैक्शन निकाला, ऐसे q का निकाला। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे आ जाएगा बच्चों, वही पहले राउल्स लॉ लगा दो क्यू के लिए, फिर लगा दो ऐसे बच्चों किसके लिए, पी के लिए। पहले मैंने बोला है राउल्स लॉ किसके लिए लगाया हमने, क्यू के लिए। ऐसे राउल्स लॉ किसके लिए लगा देंगे हम, कंपोनेंट पी के लिए। एक्स यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू कितना है 0.3,
प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है कितना 100, P का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट के अंदर 200 और इसका जो मोल फ्रैक्शन हो कितना है बच्चों 0.7। इन दोनों का सम करके वैल्यू हम यहाँ से क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ये कंपोनेंट P के लिए, ये कंपोनेंट Q के लिए। राउल्ट सा लगाया पहले P कंपोनेंट पे फिर Q पे, दोनों का सम कर दिया तो सोल्यूशन क्या क्या आ गया बच्चों, टोटल वेपर प्रेशर। पहले केस में निकाला जब दोनों का नंबर ऑफ मोल्स, एक का कितना था 1 था, दूसरे का 2 था, एक बात। दूसरे केस में निकाला जब दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों पे राउल्ट्स लॉ को अप्लाई किया। तो ऐसा ही आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट। अभी राउल्ट्स लॉ में अगली टर्म की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब से पहले पढ़ा था ना जनरली राउल्ट्स लॉ, वहां पे सिंपली सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल थे, उसके लिए हमने बात करी थी। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या है, जैसे पहले भी आपने सुना है कि जिस सोल्यूट के वेपर नहीं बनते हैं। तो अगर सोल्यूशन में आपका एक कंपोनेंट जो कि सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल हो तो राउल्ट्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। तो एक बार राउल्ट्स लॉ सोल्यूशन के लिए कैसे फॉर्मूला बनेगा, जैसा कि न्यूमेरिकल में था उसको लिखते हैं। सपोज करें अपने को किसी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना, तो कैसे करते हैं, राउल्ट्स लॉ को इस पे अप्लाई करते हुए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का सम कर देंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी आपको गिवन है कि सोल्यूट क्या है, जो कि है नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल होने का मतलब क्या है, सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा अकेले का प्योर स्टेट का क्या होगा, 0। तो अगर P2 नोट आपका 0 होगा तो x2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी। यानी PS क्या बनेगा, जनरली x1 इंटू P1 नोट। समझ आया। सोल्यूट का वेपर प्रेशर 0 होने की वजह से राउल्ट्स लॉ का पूरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो सिर्फ फॉर्मूले में क्या बचेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो उसकी वैल्यू रख लेंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के। अब क्या करते हैं, थोड़ा फॉर्मूले को चेंज करते हैं, P1 नोट को लाके यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल टू क्या आ गया, x1। दोनों साइड्स में से 1 का सब्सट्रैक्शन करते हैं, यानी 1 में से इसको भी सब्सट्रैक्ट करेंगे और इसको भी सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस PS अपॉन में P1 नोट 1 माइनस x1। यहाँ से P1 नोट एलसीएम आएगा, P1 नोट माइनस PS अपॉन में P1 नोट इक्वल टू x2। आए यहाँ तक समझ। तो एक ये छोटा सा फॉर्मूला आ गया बच्चों, इसको समझना है क्या। ये पहले ऊपर वाली वैल्यू को लिखता हूँ मैं, क्या ये P1 नोट माइनस PS। P1 नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, उसमें से सोल्यूशन का हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सॉल्वेंट का ज़्यादा हो गया, सोल्यूशन का कम हो गया। तो जो पहले पढ़ा था एक दिन उसको याद करते हैं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। इसको बोल देंगे यहाँ पे क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर, इस बात को ये क्या इंडिकेट करता है, P1 नोट माइनस PS। तो लिखते हैं इसको, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी अगली टर्म इसी में P1 नोट माइनस PS बाय में P1 नोट, ये इतना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, बस P1 नोट से डिवाइड कर दिया। तो इसको बोल देंगे पूरी वैल्यू को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसके कंपेयर में कम है, ये सॉल्वेंट के कंपेयर में। तो बोला हमने इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहां से हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन भी कर सकते हैं या बता भी सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। किसके इक्वल होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। तो इसको लिखते हैं यहां पे एक लाइन में, रिलेटिव lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute। किसके इक्वल है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। ये यहां तक हो गया।
राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अभी इस फॉर्मूले को चेंज करके इससे क्या करते हैं हम, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट हो सकता है, किससे बच्चों, इस फॉर्मूले से उसको फाइंड करते हैं। इसका यूज करते हुए देखते हैं, P1 नोट माइनस पी एस अपॉन में P1 नोट इक्वल टू X2। X2 सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और बदलते हैं इसको फॉर्मूले को, मान लिया ये सोल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब यहाँ क्या, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोल्यूट, तो ऐसा बोल सकते हैं हम, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन N1 की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन N2, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, N2 कैन बी नेग्लेक्टेड। यहां मान लिया डाइल्यूट सोल्यूशन है इसलिए सोल्यूट के मोल्स कम है, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो फॉर्मूला बचा P1 नोट माइनस पी एस अपॉन P1 नोट N2 अपॉन N1। अभी आपको यहां से इसको मास निकालना मॉलिक्यूलर, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करते हैं, सोल्यूट का गिवन मास N2 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास बाय में सॉल्वेंट का गिवन मास इनटू में इसका मॉलिक्यूलर मास, P1 नोट माइनस पी एस अपॉन P1 नोट। अब हमें क्या फाइंड करना है यहां से, M2, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, P1 नोट माइनस पी एस W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाई W1 P1 नोट माइनस पी एस P1 नोट इधर चला जाएगा, तो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास ऐसे आ जाएगा बच्चों, यहाँ से W2 इंटू M1 इंटू में P1 नोट डिवाइडेड बाई W1 इंटू P1 नोट माइनस पी एस। तो ऐसा हम राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उससे क्या फाइंड कर सकते हैं, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। कोई आगे राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, यानी राउल्ट ने वेपर प्रेशर को लेकर के कौन सा लॉ दिया है उसको अपने को पढ़ना है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। तो राउल्ट क्या बोलता है इसको समझते हैं, तो राउल्ट क्या कहता है बच्चों कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, कंपोनेंट दो ही होते हैं बच्चों सॉल्यूशन में, एक सोल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब बच्चों वो कंपोनेंट जो है, मतलब जो वो सोल्यूट या जो सॉल्वेंट है, जब वो अकेला है, वो किसी दूसरे के साथ, मतलब जैसे सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं हुआ या सॉल्वेंट सोल्यूट के साथ मिक्स नहीं हुआ, उस स्टेट को बोला प्योर स्टेट। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, मान लो आपको सोल्यूट का वेपर प्रेशर निकालना है, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट। सेम सॉल्वेंट के लिए बच्चों अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, ऐसा राउल्ट्स लॉ ने बोला। आई बात समझ, इसको लिखते हैं एक बार। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब मैंने बताया आपको सोल्यूट या सॉल्वेंट, इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन।
अगली बात क्या बोली उसने, मल्टीप्लाइड बाई, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी का वेपर प्रेशर, उसी कंपोनेंट का कहां पे, इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट मतलब वो अकेला है, इसको हम जनरली वेपर प्रेशर P हो गया, प्योर स्टेट के लिए P नोट से डिनोट करते हैं। मान लो बच्चों अब इसको लागू सॉल्यूट के लिए समझाना है, यहां लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए 2 लगा दिया, इज इक्वल टू सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। समझ आया? मान लिया बच्चों ये इक्वेशन क्या है, 1। सॉल्वेंट के लिए करना है तो P1 सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ये मान लो इक्वेशन हो गई 2। आया समझ राउल्स लॉ? ये मोल फ्रैक्शन, ये वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट सॉल्यूट के लिए, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ठीक, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने बच्चों 11th क्लास में पढ़ा होगा राउल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। वो कहता था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसने कहा कि नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर है तो उस गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर इक्वल होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। टोटल प्रेशर कैसे आएगा, जितनी भी गैसेज हैं उन सबके पार्शियल प्रेशर का क्या कर दो बच्चों, सम कर दो। तो एक बार उसमें लागू करेंगे, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे आएगा, अगर यहाँ पे डाल्टन्स लॉ लगाएंगे, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लागू करते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS से डिनोट कर दिया। अगर यहाँ लिखना है सिंपल तरीके से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट के लिए क्या वैल्यू है, x2 into P2 नोट। सॉल्वेंट के लिए क्या वैल्यू है, x1 into P1। सॉल्यूट के लिए रख दिया राउल्स लॉ से वैल्यू, ये सॉल्वेंट के लिए रख दिया। थोड़ा इसको चेंज करते हैं, x2 into P2 नोट, x1 को यहाँ बदल लेते हैं, इसको लिख लेते हैं बच्चों 1 minus x2, ये है P1। कहाँ से आया, बहुत दिन पहले पढ़ा था ना हमने, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, यानी कि x2 plus x1 इक्वल टू 1 पढ़ा ही था हमने। तो बच्चों यहाँ से x1 निकालना है, क्या आ जाएगा 1 minus x2, इसको यहाँ रख लिया हमने। आप चाहे तो इसको बदल सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पे बदला है। इस इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक समझ सॉल्यूशन बन गया बच्चों x2 into P2 नोट, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, P1 नोट माइनस x2 into P1 नोट, x2 into P1 नोट। समझ आया? इसको ला करके मल्टीप्लाई किया। अब और सोल्व करते हैं इसको, इन दोनों में एक बार इकट्ठा कर लेते हैं, दोनों में x2 और x2 है ना, तो क्या बनेगा इधर x2 into P2 नोट, ये माइनस का साइन है, x2 into P1 नोट प्लस P1 नोट। ठीक है, तक इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x2 क्या आ गया, P2 नोट माइनस P1 नोट इक्वल टू P1 नोट, ये क्या है इधर PS। यहां से x2 कॉमन ले लिया, इसको ले दिया। अब यहां थोड़ा दिमाग लगाना है, ये क्या बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट, यानी जब सॉल्यूट अकेला है, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, यानी जब सॉल्वेंट अकेला है। प्योर स्टेट का मतलब क्या है कि उस स्टेट के अंदर इनके वेपर प्रेशर की वैल्यू फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। मान 1 लीटर वाटर लिया जाए सॉल्वेंट, उसके जितने वेपर बनेंगे उनके वेपर प्रेशर की वैल्यू फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। ये भी वही है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि प्योर स्टेट के अंदर चाहे सोल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। इसलिए यहाँ बोलेंगे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे। किस पे करेगा डिपेंड, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे। जिसको ग्राफ की भाषा में क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज
लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। लीनियर फंक्शन का मतलब अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करते हुए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो इसको लिखते हैं एक बार बच्चों, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट, जिसको हमने डिनोट किया P2 नोट, एंड सॉल्वेंट, क्या बोला उसको, प्योर स्टेट के अंदर P1 नोट, क्या है इज ए कांस्टेंट वैल्यू, एक है बच्चों कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, इसलिए क्या बोल देंगे, सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लीनियर फंक्शन ऑफ, यानी कि डायरेक्टली डिपेंड करता है, ये ग्राफ के पास है, लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक, अब ग्राफ से भी इस बात को देखते हैं, समझते हैं। इस एक्सिस पे लिया बच्चों मैंने वेपर प्रेशर, यहाँ लिया मोल फ्रैक्शन, मतलब इधर चलते हुए मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ, यहाँ लिखा है x2 = 0 और यहाँ लिखा है x1 = 1। 1 जिसके साथ लिखा हो उसका मतलब अपने को मानना है वो कंपोनेंट प्योर स्टेट में है, मतलब जैसे यहाँ सॉल्वेंट क्या है, प्योर स्टेट में, यानी वो सोल्यूशन बनाने में उसका कोई भी रोल नहीं है। ये क्या हो गया बच्चों, प्योर स्टेट, सोल्यूशन बनाने में उसका कोई भी रोल नहीं है। अभी पढ़ाया जैसे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन का। ठीक, जैसे आपने सॉल्वेंट को प्योर स्टेट में लिया है, आप सोल्यूट को भी ले सकते हैं, उसका भी ग्राफ बना के समझा सकते हो, तो यहाँ नहीं बनेगा, उसको फिर इस तरह बनाना, तो एक में ही दोनों ग्राफ कैसे समझ आएंगे, उसका इधर बनाते हैं। तो मान लिया बच्चों ने यहाँ पे इधर वाली एक्सिस पे यहां लिख दिया समझने के लिए, इससे अपोजिट x1 = 0 और x2 = 1। 1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो सोल्यूट है बच्चों वो प्योर स्टेट में है, यानी प्योर स्टेट में होने का मतलब क्या है, सोल्यूट का सॉल्यूशन में कोई रोल नहीं, उसका वेपर प्रेशर में कोई रोल नहीं। तो जैसे इक्वेशन पढ़ी थी हमने, मैंने कहा था ना किसी को भी ले सकते हो सोल्यूट या सॉल्वेंट को, तो जैसे जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। यहां से ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो ये आ गया बच्चों ग्राफ किसके लिए, सोल्यूट के वेपर प्रेशर के लिए। ये ग्राफ किसके लिए आ गया, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के लिए। डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग ये सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर आ गया, ये सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर आ गया। और आपने पूरे सोल्यूशन का बनाना है तो दोनों को जोड़ दो, पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे। तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ आ गया आपका, ऐसे सॉल्यूशन का Ps = वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पहले यहाँ 1 लिखने का मतलब ये प्योर स्टेट में सॉल्वेंट x1, इसलिए इसका वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन में कोई रोल नहीं है। तो जैसे इक्वेशन के हिसाब से सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ये सोल्यूट का वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर आ गया। दूसरे वाली साइड हमने प्योर स्टेट में किसको ले लिया, सोल्यूट को, यानी इसका सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कोई रोल नहीं है। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। टोटल सॉल्यूशन का निकाला है, पढ़ाई था हमने डाल्टन लॉ में, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कर देंगे। तो ये जो लीनियर फंक्शन होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट वो हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया। इक्वेशन बदल के आप लीनियर फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। तो ऐसा करते हुए बच्चों जो आपका राउल्ट्स लॉ वाला टॉपिक है वो कंप्लीट